हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे कि क्रॉप्स क्या होते हैं। जैसे हम लोग देखे थे कि इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में दो जो है ना टॉपिक था। पहला टॉपिक जो था क्रॉप्स था, सेकेंड टॉपिक जो था एनिमल हस्बेंड्री था, जिसमें हम लोग क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिए थे। अब देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री क्या है। तो याद रखिएगा, एनिमल हस्बेंड्री वैसे प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग एनिमल्स का रेयरिंग करते हैं, जिसमें एनिमल्स को रेयर करते हैं। किस लिए भाई? मिल्क प्रोडक्शन के लिए, इकोनॉमिकल सर्वाइव के लिए। इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक जो होते हैं, अर्थव्यवस्था जो होता है उसको सर्वाइव करने के लिए, इकोनॉमिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए, और एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, आखिर जरूरत क्या है एनिमल हस्बेंड्री के लिए? एनिमल हस्बेंड्री का क्या जरूरत है हम लोगों को, क्यों करते हैं? कारण ये है इकोनॉमिकल सर्वाइव, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और एग्रीकल्चर। इसीलिए हम लोग जो है ना एनिमल हस्बेंड्री जो है ना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री का जो है ना कुछ भाग है। जैसे बात करें तो कैटल फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, बी फार्मिंग हो गया, फिश कीपिंग हो गया। तो ये सब जो ब्रांचेज हैं, ये सब जो पार्ट्स हैं, वो एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग इसमें अब एनिमल हस्बेंड्री का जो टाइप्स है उसको देखते हैं। सबसे पहले है कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, बी फार्मिंग और फिश कीपिंग। कैटल फार्मिंग क्या होता है? तो कैटल फार्मिंग कर रहे कि वैसे प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग एनिमल्स का रेयर करते हैं। कैसा एनिमल? जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, कैमल हो गया। ऐसे एनिमल जो जनरली जो है ना काम लायक हो, कहने का मतलब मिल्क भी उससे मिल जाए, एग्रीकल्चर के लिए भी काम आ जाए। ठीक है, तो इसी तरह का एनिमल को जो अगर हम लोग रेयरिंग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कैटल फार्मिंग कहलाता है। तो कैटल फार्मिंग में क्या क्या हो सकता है वो देखिए। कैटल फार्मिंग में जो है ना आपका मेल भी हो सकता है। कैटल फार्मिंग में मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है। अगर मेल होगा तो वो एग्रीकल्चर के लिए काम करेगा, फीमेल होगा तो वो आपको जो है मिल्क देगी। तो इसी में जो है ना कुछ कैटल फार्मिंग का जो है ना कुछ पार्ट्स है। ठीक है, उसको देखने से पहले हम लोग समझेंगे कि ब्रीड क्या होता है। ब्रीड याद रखना है कि ब्रीड जो होता है एनिमल का ग्रुप होता है जिसमें जो है ना उसका होमोजीनियस अपीयरेंस दिखाई देता है। होमोजीनियस अपीयरेंस कहने का मतलब है कि लेट भी मान लीजिए हम गाय का जो है ब्रीडिंग जो है बुल से करवाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है काऊ का इसी का प्रजाति का मेल से हमको ब्रीडिंग करवाना है। तो जब ब्रीडिंग करवाएंगे तो इसका जो जनरेशन आएगा वो इसी की तरह दिखेगा कि इससे अलग दिखेगा। आमतौर पे बात करें तो आदमी का अगर ब्रीडिंग करवाते हैं आदमी से तो गधा थोड़ी निकल जाएगा, गधा पैदा नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि ब्रीडिंग वैसा प्रोसेस है जिसमें होमोजीनियस अपीयरेंस दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, तो उसी तरह से बहुत तरह के ब्रीड है। पहला ब्रीड बात करें कैटल फार्मिंग में तो आपको मिल्स ब्रीड है। मिल्स ब्रीड्स यानी कि वैसे ग्रुप ऑफ एनिमल, ब्रीड का मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो क्या देते हो? दूध देते हैं। ठीक है, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, कैमल, ये सब क्या है? दूध देता है। और बात करें हम लोग ड्राउट एनिमल, ड्राउट ब्रीड। ड्राउट ब्रीड क्या होता है? कहते हैं कि ड्राउट ब्रीड वैसे ब्रीड है जो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए काम आते हैं। और ड्राउट ब्रीड में सिर्फ मेल हो सकते हैं, फीमेल नहीं। एग्रीकल्चर में हम लोग जो है ना मेल को जो है ना तात्पर्य करते हैं कि उनका काम जो है ना एग्रीकल्चर के लिए, ना कि मिल्क देने का। ठीक है, अगर बात करें तो ड्राउट ब्रीड में ही एक इंडिजीनियस जो है ना ब्रीड होता है। इंडिजीनियस कहने का मतलब है कि इंडिजीनियस ब्रीड वैसे ब्रीड होते हैं जो अपने ही क्लाइमेट में, अपने ही देश में पाए जाते हैं, उसको इंडिजीनियस ब्रीड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ड्राउट ब्रीड का ही कुछ इंडिजीनियस ब्रीड है। जैसे अगर बात करें हम लोग तो नगेरी है जो इंडिजीनियस ड्राउट ब्रीड है। नगेरी है, मालवी है,
हलिकर है, ये सब आपका इंडिजीनियस ड्राउट ब्रीड है जो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही काम आते हैं। अगर बात करें हम लोग ड्यूल ब्रीड का बात करें, यानी कि ड्यूल ब्रीड वैसे ब्रीड जो दोनों में काम आते हैं, खेती के लिए भी और मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी। तो खेती के लिए जो मेल होंगे वो खेती के लिए काम आएगा, जो फीमेल होगा वो क्या मिल्क के लिए काम आएगा। तो उसी तरह से हम अगर देखिए कुछ एग्जाम्पल जो ड्यूल ब्रीड में आते हैं वो भी इंडिजीनियस फॉर्म में, यानी कि जो अपने ही देश में पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं ओंगोल है, थरपक्कर है, ये सब ऐसे ब्रीड हैं, ऐसे इंडिजीनियस ब्रीड हैं जो ड्यूल ब्रीड में आते हैं, मतलब दोनों ड्यूल पर्पस में आते हैं, खेती के लिए भी और मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि एग्जोटिक ब्रीड क्या होता है और इंडिजीनियस ब्रीड क्या होता है गाय का। अभी सिर्फ जो हम लोग इंडिजीनियस ब्रीड देखेंगे और एग्जोटिक ब्रीड देखेंगे वो हम लोग गाय का देखेंगे, फिर उसके बाद बफेलो पे आते हैं। ब्रीड्स ऑफ काउ, ब्रीड्स ऑफ काउ, काउ का किस किस प्रकार का ब्रीड है। तो इंडिजीनियस का मतलब तो समझा ही दिए। इंडिजीनियस कहने का मतलब जो है ना अपने ही देश में अपने ही क्लाइमेट में पाया जाता है। तो वैसे ग्रुप ऑफ यानी कि वैसे ब्रीड जो अपने ही देश में पाए जाते हैं, जैसे अगर बात करें गिर का, रेड सिंधी, साहिवाल, ये सब अपने ही देश में पाए जाते हैं, ये कहीं से जो है ना लाए नहीं जाते हैं। ठीक है, अपने ही क्लाइमेट में पाए जाते हैं। एग्जोटिक ब्रीड क्या होता है? एग्जोटिक ब्रीड वैसे ब्रीड होते हैं जो आते कहीं और से, कहीं और किसी और जगह से, फॉरेन कंट्री से आते हैं, लेकिन रेयरिंग हमारे देश में किए जाते हैं। जैसे बात करें जर्सी का, जर्सी का रेयरिंग हमारे ही देश में होता है, लेकिन आया कहां से? यूएसए। हॉलस्टाइन फ्रांसीसी, हॉलैंड, ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस जो है ना स्विट्जरलैंड से आया है। ठीक है, तो ये सब एग्जोटिक ब्रीड था। अगर बात करें इंप्रूव्ड ब्रीड का, इंप्रूव्ड ब्रीड क्या है पहले वो हम बतला देते हैं। देखिए, इंप्रूव्ड ब्रीड वैसे ब्रीड है जो एग्जोटिक और इंडिजीनियस को जो है ना ब्रीडिंग करके बनाया गया, ताकि जो है ना इसका जो प्रोडक्शन हो हाई क्वालिटी का हो, हाई अमाउंट में हो। तो वैसे ब्रीड को हम लोग इंप्रूव्ड ब्रीड बोलते हैं। जैसे कैरन स्विस का बात करें तो कैरन स्विस जो है किससे मिलकर बना है? ब्राउन स्विस और आपका जो है हॉलस्टाइन फ्रांसीसी से बना है। कैरन फ्राइस का बात करें तो कैरन फ्राइस जो है वो आपको हॉलस्टाइन फ्रांसीसी से मिल और साहिवाल से बना हुआ है। इसका बात करें, फ्रेसवाल का बात करें तो ये जो है आपका हॉलस्टाइन फ्रांसीसी और साहिवाल से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए साहिवाल जो है इंडिजीनियस है। ठीक है, तो देखिए इंडिजीनियस और एग्जोटिक दोनों मिलकर जो ब्रीड नया तैयार करते हैं उसको इंप्रूव्ड ब्रीड बोलते हैं। ठीक है, ये जितना भी ब्रीड था वो काऊ का ब्रीड था। याद ये रखना होगा आपका कि इंडिजीनियस जो ब्रीड होते हैं और एग्जोटिक ब्रीड होते हैं, इंडिजीनियस ब्रीड का जो मिल्क प्रोडक्शन जो एवरेज होता है वो लगभग 6 से जो है ना 8 लीटर होते हैं, लेकिन जो एग्जोटिक ब्रीड होते हैं, ब्रीड होता है उसका एवरेज जो है ना मिल्क प्रोडक्शन जो होता है 60 से जो है ना 80 लीटर लगभग जो होता है। 60 से 80 लीटर एवरेज जो है ना मिल्क प्रोडक्शन करता है एग्जोटिक ब्रीड, बट इंडिजीनियस ब्रीड जो होते 6 से 8 लीटर तक। बात करें डिजीज रेजिस्टेंस का, कहने का मतलब है डिजीज से, बीमारी से लड़ने का क्षमता किसमें ज्यादा होता है? इंडिजीनियस का। एग्जोटिक का कम होता है। अगर मान लीजिए कोई खतरनाक बीमारी अगर थोड़ा सा भी अटैक करेगा तो ये जल्दी जो है ना प्रभावित होगा, लेकिन ये जल्दी प्रभावित नहीं होगा, बिकॉज इसका इम्यून जो है ना बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, चलिए यहां तो हम लोग देख लिए कि ब्रीड्स ऑफ काउ क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि बफेलो ब्रीड्स, ब्रीड्स ऑफ बफेलो।
ब्रीड्स ऑफ काउ क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग जान लिए, उसके प्रोडक्शन कितना एवरेज प्रोडक्शन है, उसके इम्यून सिस्टम के बारे में भी देख लिए कि किसमें क्या है नहीं है, ब्रीड्स भी देख ली। अब देखते हैं कि बफेलो ब्रीड्स क्या होते हैं। देखिए याद सबसे ज्यादा ये रखना होगा कि काउ से जो है ना प्रोडक्शन का क्षमता जो होता है बफेलो में ज्यादा होता है, इसीलिए जो है ना इसको हाईली प्रोडक्टिव एनिमल भी हम लोग बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा काफी मात्रा में जो है ना प्रोडक्शन करता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें इसकी कुछ ब्रीड का, तो इसका जो ब्रीड होता है, जैसे अगर बात करें मुर्गा, मेषाना, सुरती, ये सब कुछ ऐसे ब्रीड्स हैं जो लगभग इनका जो है ना एवरेज जो है ना मिल्क प्रोडक्शन है काफी जो है ना ज्यादा है। ठीक है, इसका एवरेज अगर बात करें तो ये 1500 से जो है ना 2500 के बीच में जो है ना ये मिल्क प्रोडक्शन करता है। मेषाना का बात करें तो ये आपका जो है 1200 से 2500 के लगभग। सुरती का बात करें तो ये आपका जो है ना 1200 से 2000 के बीच में लगभग जो है ना इतना जो है ना मिल्क प्रोडक्शन करता है। ये सब जो है अलग अलग जो है ना राज्य में पाए जाते हैं। इनका बात करें तो ये हरियाणा पंजाब में मेषाना का बात करें तो गुजरात में, सुरती का बात करें तो ये राजस्थान, इस सब में पाए जाते हैं। सबका मिल्क प्रोडक्शन काफी जो है ना हाई होता है। ये सब जो है हाईली ब्रीड बफेलो। टोटल जो ब्रीड होते हैं बफेलो का वो टोटल 10 होते हैं, जिसमें से हम कुछ का नाम बतला दिया आपको। ठीक है, चलिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि ब्रीड बार बार हम लोग सुन रहे हैं कि ब्रीड, आखिर ब्रीड को ब्रीडिंग कैसे करते हैं हम लोग, क्रॉस ब्रीड कैसे करते हैं हम लोग। तो देखिए ब्रीडिंग करने से पहले हम लोग कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। जैसे मान लीजिए जब हम लोग ब्रीडिंग करते हैं तो ब्रीडिंग करते वक्त हम लोग इंडिजीनियस और एग्जोटिक को दोनों को आपस में जो है ना क्रॉस ब्रीड करते हैं। क्रॉस ब्रीड इसलिए करते हैं बिकॉज इसके पास जो है ना बीमारी से लड़ने का क्षमता ज्यादा है, इसके पास प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा है। तो इसीलिए जब दोनों आपस में ब्रीड करेंगे तो होगा क्या कि एक ऐसा न्यू ब्रीड निकलेगा जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी आएगा, जिससे हमको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इसीलिए जब इन दोनों का ब्रीडिंग करते हैं तो हमको बहुत सारी चीजों को ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले बात करें तो लैक्टेशन पीरियड का, रिप्रोडक्टिव पीरियड, जनरल हेल्थ का याद देखना होगा, डिजीज रेजिस्टेंस, क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना होता है। लैक्टेशन पीरियड, रिप्रोडक्टिव पीरियड, डिजीज रेजिस्टेंस और एडेप्टेशन ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर ये चारों चीज आपको ध्यान रखिएगा तभी हम लोग जो है ना क्या करते हैं ब्रीड कर पाते हैं। अगर ये सही से आप ध्यान नहीं रखिएगा, ब्रीड करने चले तो हो सकता है कि उसका जो ब्रीड हो वो खराब ही निकल जाए, ढंग से ना हो पाए। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए हम लोग जो है ना ब्रीडिंग जब करते हैं तो दो तरह से ब्रीडिंग करते हैं, एक नेचुरल मेथड और दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, नेचुरल मेथड में करते क्या है कि एक हम लोग जैसे मान लीजिए इंडिजीनियस काउ ले लिए, ठीक है, तो एक काउ को ब्रीड कर देंगे। मेल इसका जो मेल होगा, जैसे अगर बात करें बुल का, तो वो वैसे बुल को लेंगे जिसका हाई एल्डिंग हो। कहने का मतलब जो ज्यादा मात्रा में जो है ना उसके पास सीमेन हम लोग जानते हैं सीमेन क्या होता है। सीमेन ये फ्लूइड होता है जिसमें बहुत सारा स्पर्म से रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं।
वो जो है ना ये फर्टिलाइज करता है, तब जाकर जो है ना ब्रीड तैयार होता है। तो हम लोग क्या करते हैं नेचुरल मेथड में, काउ को ब्रीड करवा देते हैं बुल से, जिसका वैसे बुल जिसका हाई यील्डिंग प्रोडक्शन हो, ठीक है, जो एक्सोटिक ब्रीड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जब इसको ब्रीड करवाएंगे तो ये कौन से मेथड कहलाएगा, नेचुरल मेथड। फिर से हम इसको डिनोट करते हैं, अगर फीमेल काउ के वैसे मेल काउ से जिसका हाई यील्डिंग प्रोडक्शन हो अगर ब्रीड करवाते हैं तो आपका जो न्यू ब्रीड आएगा उसका जो क्वालिटी जो होगा ना बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड भी एक मेथड है, उसको देखें तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड, या उसी को जो है ना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, इसमें होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक हेल्दी हाई यील्डिंग प्रोडक्शन वाले जो बुल होता है उससे हम लोग जो है ना सीमेन ले लेते हैं, सीमेन जिसमें मिलियंस ऑफ जो है ना मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, सीमेन हम ले लेते हैं और उसको जो है ना एक अच्छी तरह जो है ना कोल्ड एरिया में स्टोर करके रखते हैं और फिर IVF प्रोसेस के थ्रू इसको जो है ना फर्टिलाइज करवा देते हैं, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें हम लोग फर्टिलाइज करवा देते हैं। तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रॉय में। और जब ये एम्ब्रॉय कन्वर्ट हो जाता है, जो फर्टिलाइज एग एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रॉय इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय इम्प्लांटेशन। याद रखिएगा क्या होता है एम्ब्रॉय इम्प्लांटेशन, जब एक हेल्दी हाई यील्डिंग बुल जिसका प्रोडक्शन हाई यील्डिंग हो, अगर उसका सीमेन को सही तरीके से कोल्ड जगह पे या फ्रीजिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर उसको सही तरह से अगर प्रोटेक्ट करके रखे और उसको जो है ना फर्टिलाइज करवा दें, तो फर्टिलाइज एग जो होगा फिर वो एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होगा और फिर वही एम्ब्रॉय जो है ना हम लोग किस में, काउ में जो है ना ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस एम्ब्रॉय को हम लोग क्या किए, ट्रांसफर किए ना जी। तो इसी एम्ब्रॉय को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रॉय को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं कि एक काउ को जो है ना बिना जो है ना रिप्रोडक्शन किए हुए हम लोग जो है ना उसको ब्रीड प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। अब फोर्स कैसे करते हैं वो हम आपको बतला दिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। नहीं तो ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो नेचुरल प्रोसेस जो था वो कर सकते हैं। दो ही मेथड है, या तो नेचुरल प्रोसेस या तो आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। इस तरह से आप जो है ना आप ब्रीड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग को ध्यान ये देना होगा कि मान लीजिए हम लोग ब्रीडिंग भी करवा दिए, कैटल फार्मिंग ये सब कर रहे हैं, तो कैटल फार्मिंग में मेन चीज ये ध्यान रखना होगा कि फीडिंग क्या करना है, मतलब उसको खिलाना क्या है भैंस को। तो फीडिंग में दो तरह के जो है ना, दो तरह के खाना इंपॉर्टेंट है उसके लिए। पहला जो गार्बेजेस होते हैं, सॉरी रफेज, और दूसरा बात करें तो कंसंट्रेट, ठीक है। रफेज और देखिए रफेज में फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण जो है ना मिल्क प्रोडक्शन करने में ये हेल्प नहीं करता है, ठीक है। और ये इसमें जो है ना ज्यादा प्रोटीन नहीं होता, फाइबर होता है, ठीक है। कंसंट्रेट जो होता है
कंसंट्रेट जो है ना प्रोटीन बनाने में मदद करता है और डाइजेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अभी कंसंट्रेट में कौन कौन से भोजन आ सकते हैं, कौन कौन से, जैसे बात करें ग्राम, जो खर्री हम लोग देखते हैं, वो बाजरा जी दो जो हम लोग देते हैं, तो ये सब जो है ना कंसंट्रेट में आते हैं। तो ये दो तरह के जो है ना भोजन है जो आप जो है ना दे सकते हैं, भैंस हो, गाय हो, या किसी को भी दे सकते हैं जो कैटल फार्मिंग में आते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान देना होगा, उसको जो है डिजीज से भी बचाना होगा। कुछ ऐसे भी डिजीज होते हैं जो उनको ग्रसित कर सकते हैं। जैसे बात करें टिक, टिक एक तरह के ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कैटल जो होते हैं उनकी बॉडी पे जाकर जो एक्सटर्नली जो है ना अटैक करते हैं, उसके जितना भी ब्लड होते हैं उसको चूसना शुरू कर देता है। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करें तो लीवर फ्लॉप भी हो सकता है, उसका लीवर डैमेज कर सकता है। फिर आपका जो है ना रिंडर पेस्ट, जिसमें जनरली जो है डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको फीवर, बहुत कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। तो ये सब बीमारी से बचाने के लिए सबसे बड़ा चीज है कि आपको ग्रूमिंग करना होगा, उसको साफ सफाई या क्लीनिंग करना होगा। ठीक है, हाइजीनिक मेंटेन करना होगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देना होगा, तभी जाकर जो है ना ये अच्छी तरह से कंप्लीट होगा। बिकॉज आप कैटल को जो है ना केयरिंग करेंगे, सही से केयरिंग करेंगे, तभी जो है ना वो आपको स्वच्छ प्रोडक्शन दे पाएगा, ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर पाएगा। अगर वो हेल्थ उसका ठीक नहीं रहेगा तो वो कहां से प्रोडक्शन ठीक ठाक कर पाएगा, और नहीं उसको सही से भोजन दीजिएगा तो कहां से प्रोडक्शन कर पाएगा। तो इसीलिए ये सब चीज जरूरी है।